जादुई फेस क्रीम। रूपा, हल्दी चंदन का लेप बनाया है, जल्दी से इसे अपने चेहरे पर लगा ले। ये तेरे गोरे रंग को और भी ज्यादा संवारने और निखारने का काम करेगा। माँ, मुझे इस हल्दी और चंदन के लेप की जरा भी जरूरत नहीं है। मेरा चेहरा तो पहले ही इतना गोरा चिट्टा है। इसे इस काली कमली सांवरी को दे दो। बिल्कुल नहीं, ये लेप इस काली कलमुही के लिए जरा भी नहीं है। इसका जाने कैसा काला कोड़ इसके शरीर पर सराबोर है। चाची, माना कि मैं बदसूरत हूँ, मगर हूँ तो इंसानी। अब भगवान ने मुझे सांवला बनाकर भेजा है, तो इसमें मेरा क्या दोष। अरे बंद कर अपनी बकैतियां। आई काली कलमुही, ज्यादा जबान चलाई तो तेरे कोयले से काले होंठ को ऐसी चोट दूंगी कि जीवन भर याद रखेगी। सांवरी रोती बिलखती हुई काम करने लगती है। ये पहली दफा नहीं था जब सांवरी को अपनी चाची और अपनी बहन के मुंह से बुरा बखान सुनने को मिला। सांवरी ने होश भी न संभाला था कि उसके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद सांवरी चाचा चाची के संग रहने लगी। सांवरी अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर को हाथ में लिए बोलती है। माँ, चाची प्रत्येक दिन मुझे काले रंग के लिए कोसती रहती है। अपने ही घर में नौकरों से बढ़कर सतब सहती हूँ। आपकी बेटी सांवरी को हमेशा अपने सांवले रंग के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है। रात के सन्नाटे में सांवरी की सिसकियां साफ तौर से उसकी मनोदशा को दर्शा रही थी। उसकी आंखों से देर रात बेबसी की बौछार बरसती है। अगली सुबह, काली कोयला, सवेरे के 6 बज चुके हैं, चल उठ और काम पर भिड़ जा। जल्दी से मेरे लिए चाय ला। बस चाची, 5 मिनट में आपकी चाय लेकर आती हूँ। चंदा का सांवरी और अपनी बेटी रूपा के प्रति दोहरा बर्ताव उसके रंग भेद को साफ शब्दों में साझा करता था। ये लो चाची चाय। जैसे ही चंदा चाय की पहली घूंट गले से उतारती है, वो गर्मा गर्म चाय सांवरी के चेहरे पर उड़ेल देती है। चाय की गर्माहट से सांवरी जोर शोर से चीखती है। माँ, मेरा चेहरा, चाची मेरा चेहरा जल रहा है। तो जल जाने दे काली कमली, किसी काम की नहीं है। तू जानबूझकर चाय के नाम पर चाशनी बनाकर लाई थी ताकि मैं मधुमेह की बीमारी से मर जाऊं। वैसे भी तेरा चितकबरा चेहरा निहारने लायक नहीं है। सांवरी दर्द से करहाती हुई अपने कमरे की ओर दौड़कर आईने में खुद को देखती है। मेरा चेहरा चाची ने जला दिया। सांवरी, चाय से जलने के बाद तेरा चेहरा तो एकदम उबले हुए शकरकंद के जैसे मुरझा गया। बदसूरत तो तू पहले ही थी, अब दागदार भी हो गई। मुझे देख, मेरा चेहरा एकदम चांद सा चमचमा रहा है। हाँ। रूपा अपने गोरे रंग पर गुमान दिखाकर वहां से चली जाती है और सांवरी अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर सीने से सटाकर कहती है। माँ, चाची ने जानबूझकर मेरा चेहरा जला दिया। माँ, आखिरकार मैं इतनी कुरूप और काली क्यों हूँ? काश कि मेरी भी सूरत और लड़कियों जितनी सुंदर होती। सांवरी भाव विभोर होकर अपनी बदसूरती के बारे में सोचकर बहुत रोती है। तभी तस्वीर के पिछले भाग से एक चिट्ठी निकलती है। ये चिट्ठी तो सालों पुरानी प्रतीत हो रही है। शायद माँ ने ये मेरे लिए लिखी है। सांवरी जैसे ही उस चिट्ठी को खोलती है, उसकी माँ का अक्ष चकाचौंध चमक के साथ चिट्ठी पर प्रतिबिंबित होता है। सांवरी, मेरा ये संदेश तुम्हें सयाने पड़ाव पर मिलेगा। कोठी के एक खुफिया दीवार के दराज में मेरे साज श्रृंगार का एक बक्सा होगा। उसके भीतर एक जादुई फेस क्रीम होगा। मैं जानती थी कि भावी भविष्य में तुम्हें उसकी जरूरत आन पड़ेगी। जैसे ही तुम उस जादुई फेस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाओगी, तुम्हारा चेहरा चमकते सितारों के सांचे में ढल जाएगा। किंतु स्मरण रहे, उस जादुई फेस क्रीम का असर सांझ के सूरज के संग ढल जाएगा। तब तुम पुनः अपना चेहरा धोकर उसे लगाना। उस जादुई क्रीम से तुम्हें अपनी कुरूपता से निजात मिल जाएगी। उसका प्रयोग एक सीमा में ही करना। चिट्ठी में लिखे बोल खत्म होते ही कुसुम का अक्ष ओझल हो जाता है। सांवरी कोठरी में आकर खोजबीन करती है। मिल गया माँ बक्सा। सांवरी जैसे बक्सा खोलती है, जादुई फेस क्रीम उसके हाथ लगती है। जरूर वह जादुई फेस क्रीम यही होगी। मुझे फौरन इसे अपने चेहरे पर लगाना होगा। सांवरी शीशे के सामने खड़ी होकर जैसे ही जादुई फेस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाती है, एक चकाचौंध चमक उसे सिर से पांव तक सराबोर कर देती है और सांवरी खुद को देख स्तब्ध रह जाती है। क्या ये मेरा ही सुंदर चेहरा है?
कहीं ये सुंदर सूरत कोई स्वप्न तो नहीं। शुक्रिया जादुई फेस क्रीम, तुमने तो मेरी काया पलट ही कर दी। अरे ओ सांवरी, ये तेरा काला कुमलाया चेहरा एकाएक चांद जैसा कैसे चमक उठा? क्यों चाची, अब चुप ही रहेंगी, कुछ कहेंगी नहीं? अरे कोई आसमान की बुलंदी नहीं छू ली तूने। तेरा ये सुंदर सूरत किसी सौंदर्य प्रसाधन का कमाल होगा। बस 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात आएगी, देखना रूपा। सावरी के सामने तो दोनों माँ बेटी स्वांग तो रच लेती हैं। सांझ होते ही सावरी का चेहरा पहले की भांति भद्देपन में ढलना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि मेरा चेहरा काला हो, मुझे जल्दी से जादुई क्रीम को चेहरे पर लगाना होगा। सावरी अपना मुंह धोकर फौरन जादुई फेस क्रीम को चेहरे पर लगाकर कहती है, ए जादुई क्रीम, इसी पलछिन मेरे सूरत को सुंदरता में शुमार कर दो। सावरी के स्वर शब्द सुनकर जादुई फेस क्रीम उसकी सूरत को सुनहरी सुंदरता से सराबोर कर देता है। ये देख बाहर खड़ी उसकी चाची और रूपा कहती है, अच्छा, तो इस जादुई क्रीम से इसके चेहरे की काया पलट हुई है। माँ, इसकी सुंदरता मेरे सीने में फांस की तरह चुभ रही है। चिंता ना कर रूपा, आज रात इसके सोने के बाद ये जादुई क्रीम हम चुरा लेंगे। दोनों माँ बेटी सावरी के सोने की ताक में रहती हैं। आधी रात उसे गहरी नींद में पाकर दोनों दबे पांव जादुई क्रीम अपने कमरे में लाती हैं। ये लो रूपा, जल्दी से इस जादुई क्रीम को अपने गोरे चिट्टे चेहरे पर लगा। रूपा जल्दी से जादुई फेस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाकर शीशे में निहारती हुई कहती है, ए जादुई फेस क्रीम, जल्दी से मेरा चेहरा सावरी के सूरत से भी सुंदर कर दे। माँ, ये जादुई क्रीम अपना कौतुक करतब क्यों नहीं दिखा रही है? सब्र रख रूपा, इतनी आतुरता भली नहीं। एकाएक रूपा का रूप सर से पांव तक काले भद्दे रूप में सराबोर हो जाता है। माँ देखो, जादुई क्रीम ने मेरे सुंदर चेहरे को काला कर दिया, अब मैं क्या करूँ? अरे तू पहले इतनी गोरी चिट्टी थी, देखना ये जादुई क्रीम चंदा के रूप को कैसे चमकाती है। अपने सुंदर रूप का स्वार्थ साधने के लिए चंदा भी जादुई क्रीम को अपने चेहरे पर लगाती है। चंदा भी सिर से लेकर पांव तक काली हो जाती है। हाय री अम्मा, इस जादुई क्रीम ने तो मेरा भी चेहरा चितकबरा कर दिया। अरे ये कैसी क्रीम है? चंदा के चीखने की आवाज सुनकर सावरी वहां आती है। क्या हुआ चाची, आप इतनी रात को चीख क्यों नहीं है? अरे सावरी देख, तेरी चाची के चेहरे की क्या दशा हो गई। तेरे जैसा रूप पाने की होड़ में हम दोनों ने छिपकर ये जादुई क्रीम लगाई। हमारा चेहरा संवारने निखरने की बजाय बतौर बदसूरत में बदल कर कुछ कर बिटिया। जरूर आप दोनों ने जादुई क्रीम का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा मात्रा में किया है। चिंता मत कीजिए चाची, आप दोनों अपने चेहरे को जैसे ही गुलाब जल से धोएंगी, आप पहले जैसी ही हो जाएंगी। दोनों जैसे ही अपना चेहरा धोती हैं, उनका चेहरा पहले की भांति सुंदर हो जाता है। सावरी, तेरी चाची ने हमेशा तेरे काले रंग के लिए तुझे कोसा, मगर तूने आज भी हमारी मदद की। हाँ सावरी, मैंने भी अपने गोरेपन का गुमान दिखाकर तुम्हें कितना बुरा भला कहा। रूपा और चाची, अगर भगवान एक इंसान में सारे गुण दे तो व्यक्ति को अहंकारी होते देर नहीं लगती। ईश्वर हमें जिस रूप में साँचे में सृजता है, उसके पीछे विशेष विषय होता है। अब मेरा चेहरा कितना काला था, मगर मेरे पास जादुई क्रीम है जिसने मेरी काया पलट की। मेरा ये भेष भगवान की देन है। सावरी के सच्चे बोल दोनों माँ बेटी की भटक खोल देते हैं। आज सावरी की सूरत गांव की सबसे सुंदर लड़की की श्रेणी में शुमार है। सच है साथियों, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। एक गांव में सूरज नाम का एक गरीब किसान था जो अपनी पत्नी माया और 7 साल की बच्ची गुंजन के साथ रहता था। सूरज पर सब्जियों का खेत था, इसके बावजूद भी उसके परिवार को खाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा था। सूरज खेत में पानी डाल रहा था। उसमें कुछ ही सब्जियां थी जिसमें से कुछ खराब भी थी। अपने खेत को देखकर वो कहता है, अरे हे भगवान, आपन मेरे घर परिवार के साथ ऐसा काहे किया है। अरे इसमें हमरे बचुआ और मेहरारू की का गलती है। एक ठो हमरी सारी सब्जियां बर्बाद हुई गवा। अरे सूरज, तेरे खेत का काम हो गया तो चल, घर को चलते हैं अब। अरे तनिक देर ठहरो, अपन खेत की जांच पड़ताल करन दो।
ऐसा कहकर सूरज खेत के किनारे जाता है जहाँ उसने कुछ हरी सब्जियों के बीज बोए थे, पर 15 दिन बाद भी वहाँ कुछ असर नहीं होता और वो कहता है, एक तो मैंने इतनी मेहनत से बीज बोई, यहाँ खाद डाली, सब्र किया, पर हमको कोनो फल नहीं मिला। क्या हमरा इतनी बुरी किस्मत बा? हमरी मेहरारू और गुंजनवा का क्या हुई गवा? हम कैसन सब्जी बेचे गवा? सूरज, ऐसे परेशान मत हो, सब्र करो, सब्र का फल एक दिन जरूर मिलेगा। अरे हंसमुख, ऐसी हालात में हमारी सब्र का बांध भी टूट गवा है। ये कहते ही दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी सूरज की बेटी गुंजन उसे देखकर लिपट जाती है और कहती है, ये पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, आप मेरे लिए कुछ लाए हो खेत से? नहीं बिटिया, अभी खेत में कोनो असर या सब्जी नहीं होगी। अजी सुनिए, क्या खेत से आप कुछ लाए? आपने जो बीज बोए वो उगे क्या? नहीं माया, सब बर्बाद हुई गवा। कोनो अच्छी बात नहीं है सुनने को, तो क्या बतावत हम। ये समझ लो आपकी फसल बर्बाद हुई गवा और हाथ में कछु भी नहीं है। आप परेशान मत होइए, हम मेहनत करेंगे, फसल जरूर उगेगी। उन दोनों की बात सुनकर गुंजन परेशान हो जाती है। वो छोटी सी थी पर घर की स्थिति को बखूबी समझती थी। रात हो जाती है, सब सो रहे थे पर गुंजन जग रही थी। हे भगवान जी, मेरे मम्मी पापा की परेशानी को दूर कर दो और हमारे खेत में बहुत सारे फल और सब्जियां उगा दो। अरे बेटा, तू अभी तक सोई नहीं, चल सो जा। जी माँ। ऐसा कहते ही वो अपनी माँ के साथ सो जाती है। कुछ देर बाद खिड़की से गुंजन के शरीर में एक नीली रोशनी घुस जाती है, जिससे उसे अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो कहती है, ये मुझे क्या हो रहा है? क्या मुझे माँ को ये बताना चाहिए या नहीं बताऊं? कहीं वो और परेशान हो गई तो? ये कहते ही वो सो जाती है। अगली सुबह सूरज उसे अपने साथ खेत ले जाता है। तभी खेत देखकर छोटी सी गुंजन कहती है, अरे वाह पापा, आपका खेत तो बहुत बड़ा है ना, तो हम बहुत कुछ उगा सकते हैं। मैं तो खेल भी सकती हूँ ना? हाँ बिटिया, तू खेल भी सकत बा। अच्छा बेटा सुन, मैं तुझे कुछ सब्जियां दे रहा हूँ, इसे पकड़ और अपनी मम्मी को दे देना। ठीक है पापा। सूरज जैसे ही अपनी बेटी को बैंगन और टमाटर तोड़कर टोकरी में देता है तो उसके छूते ही वह मामूली सब्जियां सोने की सब्जियां बन जाती हैं, जिन्हें देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, पापा पापा, जरा इसको देखो, इसका रंग बदल गया, ये बहुत चमक रही है सब्जी। देखा बिटिया? अरे हाँ गुंजनवा, तू तो बिल्कुल सच बोल रही है। अरे बिटिया, ये तो सोने की सब्जी बन गई बा, पर कैसे? पता नहीं पापा कैसे। ए गुंजनवा, ये हमरे गमछे से ढक ले और दौड़कर मेहतारी पास पहुँच। पर पापा हुआ क्या? सूरज कुछ नहीं कहता और अपनी बेटी को घर लेकर जल्दी आ जाता है। गुंजन अंदर आती है, अपनी माँ से टकराकर उसके हाथ से कटी हुई सब्जियों को गिरा देती है और माया कहती है, अरे बेटा, ये क्या किया तूने? अभी सारी सब्जी धोई थी मैंने, अब फिर धोनी पड़ेगी। आखिर इतना भागकर क्यों आई? ऐसे ही माँ, मैं पापा से रेस लगा रही थी, इसलिए पापा पीछे रह गए और मैं पहुँच गई। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से खाना बना देती हूँ। अरे माँ, आप मत उठाओ, मैं उठाती हूँ सब्जियाँ। ये कहते ही वो जैसे ही सब्जियों को उठाती है तो सारी कटी हुई सब्जी सोने के टुकड़ों में बदल जाती है। ये देखकर माया हैरान हो जाती है और कहती है, बाप रे बाप, भला ये कैसे हो सकता है? ये तो असली सोना है। माया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहत हूँ। ये देखो, सोने की सब्जियाँ। आप आ गए? ये देखिए, मेरे पास भी वही है। अभी तो ये सब्जी थी, पता नहीं अचानक से सोने में कैसे बदल गई। अभी माया, हमरे साथ भी यही हुआ है, पर ये जादू कैसन हुआ नहीं पता। कहीं ये उस दिन की वजह से तो नहीं हुआ जो नीली रोशनी मुझ पर आई थी? चेक करती हूँ दूसरे हाथ से आलू उठाकर। ये कहते ही गुंजन दूसरे हाथ से आलू की टोकरी पकड़ती है तो वो भी सोने की हो जाती है। ये देखकर माता पिता हैरान होकर कहते हैं, आपने देखा, हमारी बेटी के छूते ही सारी सब्जियां सोने की हो जाती हैं। जी पापा। हाँ, मैंने देखा, इससे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। बिटवा, एक ठो बार वो प्लेट उठाकर मुझे दियो। ये कहते ही गुंजन अपने पिता को प्लेट उठाकर देती है। वो प्लेट भी सोने की हो जाती है। ये देखकर दोनों कहते हैं,
माया माया, तुमने देखना, ये सब हमारी बेटी के कारण हुई गवाह। इसका मतलब जानती हो, हमारी बेटी जादूगरनी है और हमरे भाग्य भी खुल गई बा है। हाँ, मैंने देखा। मैं सोच रही हूँ मैं इन सोने की सब्जियों को बेचकर आपको पैसे ला दूं, जिससे आप अपने खेत में और अच्छी खाद लगाकर खेत को हरियाली बनाएं। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो। माँ, मेरे हाथ से छूते ही सब्जियाँ सोने की क्यों हो गई? पता नहीं बेटा। इस तरह माया सोने की सब्जियां लेकर सुनार पर बेचती है और बदले में पैसों से खाद और बीज ले आती है, जिससे सूरज अपने खेत में फिर से खाद और बीज डालकर खेत को पहले से भी ज्यादा हरियाली बना देता है। वक्त बीतता है। अब सूरज के खेत में चारों तरफ सब्जियां ही सब्जियां थी। तभी सूरज अपनी बेटी से कहता है, बेटा देख तो, अब हमारे खेत में कितनी सारी सब्जी है। जा इन्हें तोड़ ले ताकि तेरी मम्मी घर पर सब्जी बना सके। हाँ पापा। गुंजन जितनी भी सब्जियों को खेत में से तोड़ती है वह सारी सोने की बन जाती है, जिन्हें टोकरियों में रखकर वो माया को दे देती है। फिर माया उन सब्जियों को बेच बेच कर घर में जरूरतों का सामान ले आती है, जिससे उसके घर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है। अगले दिन दरवाजे पर एक तपस्वी बाबा आते हैं। बेटा भिक्षाम देही बेटा। बाबा, मैं अभी आई। गुंजन जैसे ही उस तपस्वी बाबा को चावल देती है तो वह भी सोने के रूप में हो जाते हैं और वो कहती है, बाबा माफ करना, मैं जो भी चीज छूती हूँ वो सोने में परिवर्तित हो जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मुझे पता है बेटा, ऐसा क्यों होता है। ये तेरी दादी की वजह से है। दादी की वजह से? यानी कि मेरी माँ की वजह से बाबा? पर कैसे? वो ऐसे क्योंकि तुम्हारी माँ ने जादू के लिए बहुत तपस्या की है, ध्यान लगाया है। हर वक्त बस जादू को पाने की इच्छुक थी वो, लेकिन मर गई। उसी का फल तुम्हारी बेटी को आज प्राप्त हुआ है कि तुम इतने सुखी हो। सच में बाबा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कर लो बेटा यकीन। अब मैं चलता हूँ। ये कहते ही बाबा गायब हो जाता है। इस तरह गुंजन जिस भी चीज को छूती वे सोने की बन जाती और वह अपने पिता के साथ खेत में जाकर सब्जियां तोड़ा करती थी और सोने की सब्जियां बेचकर अपने घर की आर्थिक स्थिति को पहले से बेहतर कर लेते हैं। अब सूरज का एक बहुत बड़ा घर था। उसके खेत में 2 मजदूर भी थे। साथ ही उसकी बेटी अब स्कूल भी जाया करती थी। ओहो, कितनी सर्दी हो रही है। अरे मनीषा, जल्दी से जाकर गर्मा गर्म चाय बना ले। अगर तू चाय नहीं बनाएगी तो मैं तो सर्दी के मारे ठिठुर जाऊंगी। मनीषा चाय बनाकर ले आती है और अपनी सास को चाय देते हुए कहती है, अरे माँ जी, सुबह से ही आपका 5वां कप है। इतनी चाय पियोगी तो कैसे चलेगा। अरे बहू कमाल करती है। अब ये चाय का ही तो सहारा है। अगर चाय भी नहीं मिलेगी तो सर्दी में मैं तो पागल हो जाऊंगी, पागल। आधी सर्दी तो मेरी चाय से ही गुजरती है। जब से सर्दियां शुरू होती है तब से माधुरी मनीषा का चाय बनवा बनवा कर बुरा हाल कर देती है। हर थोड़ी देर बाद माधुरी मनीषा से चाय बनवाने लगती है। अब तो माधुरी का बेटा और उसका पति उससे कहने लगते हैं, अरे भाग्यवान, कमाल करती हो तुम तो। सुबह से तुमने कितने कप चाय पी लिए हैं? इतनी चाय पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे माँ, आप तो चाय पीते ही हो। अब आपने मनीषा को भी चाय पीना सिखा दिया है। जितनी बार आप चाय पीती हो उतनी ही बार मनीषा भी चाय पीती है। अरे चाय तो ठीक है, लेकिन आजकल तो मुझे चाय में भी स्वाद नहीं आ रहा है। क्यों ना हम अपने सर्दी के लिए अलग स्पेशल चाय बनाना शुरू करें। लेकिन ये अलग स्पेशल चाय कैसे होगी? तूने कभी पहले अलग स्पेशल वाली चाय बनाई है क्या? अरे माँ जी, मैंने अलग स्पेशल चाय कभी बनाई नहीं है, लेकिन मैं बना सकती हूँ। आखिरकार YouTube जिंदाबाद। अब मैं YouTube से देखकर आपको 1 नंबर की जायकेदार चाय बनाकर पिलाऊंगी। मनीषा YouTube ओपन करती है और उसमें से चाय बनाना सीखती है, जिसके बाद वो चाय का पतीला उठाती है और गैस पर रखती है। हाय हाय हाय, कितनी ठंड हो रही है। जल्दी से चाय बना लेती हूँ। जब तक गर्मा गर्म चाय अंदर नहीं जाएगी तब तक ठंड बाहर नहीं निकलेगी। ऐसा कहकर मनीषा पतीले में पानी और दूध डालती है, जिसके बाद चीनी और चाय पत्ती डालती है। जब वो उबलने लगता है तो मनीषा उसके अंदर लौंग, इलायची, सौंठ, अजवाइन और अदरक भी डाल देती है। हाँ हाँ, क्या बात है। क्या खुशबू आ रही है चाय की। एकदम जायकेदार चाय। मनीषा रसोई में खड़े खड़े चाय की खुशबू लेने लगती है
जिसके बाद वो चाय कप में डालती है और अपनी सास को देने के लिए जाती है। अरे माँ जी, आपने चाय तो बहुत सारी पी होगी, लेकिन ऐसी चाय आपने कभी जिंदगी में नहीं पी होगी। ये लो चाय पीकर बताओ, कैसी बनी है मेरी चाय। जैसे ही माधुरी चाय पीती है, वो चाय पीते हुए मनीषा को देखने लगती है। जिस तरह से वो मनीषा को देखती है, मनीषा अपने मन ही मन में सोचती है, अरे मुझे तो लगता है कि माँ जी को चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। अब मैं क्या करूँ? लगता है बहुत ज्यादा डांट सुनने वाली हूँ मैं। तभी माधुरी मनीषा से कहती है, ओहो हो बहू, मजा आ गया। इतनी मस्त चाय बनाई है तूने कि मन कर रहा है मैं तेरे हाथों को चूम लूं। अरे इतनी लाजवाब चाय बनाना तूने कहाँ से सीखा? अरे माँ जी, YouTube जिंदाबाद। मैंने इतनी अच्छी चाय बनाना YouTube से सीखा है। वैसे मैं आपको इससे भी और अच्छी स्वादिष्ट चाय बनाकर पिला सकती हूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले मुझे इस कप के बाद एक और कप यही वाली चाय दोबारा दे देना। माधुरी को जायकेदार चाय पीकर बहुत स्वाद आता है। वो स्वाद से चाय पीती है, जिसके बाद वो उसी चाय का एक कप और पीती है। ऐसे ही सुबह से शाम तक दोनों सास बहू अलग अलग प्रकार की चाय बनाने लगती हैं। अब मनीषा के मन में एक और विचार आता है। हाँ जी, हमने हर तरीके की चाय पीकर देख ली, लेकिन अभी तक हमने कुल्हड़ वाली चाय नहीं पी है। क्यों ना आज मैं कुल्हड़ वाली चाय बनाऊं? अरे हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। जो तेरा दिल करे तो वो बना ले, लेकिन अगर चाय बना रही है तो थोड़ी ज्यादा बनाना। तभी वहाँ पर उमेश और राजीव भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों मनीषा से कहते हैं, अरे वाह बहू, अगर तुम चाय बना रही हो तो एक काम करो, अरे मेरे लिए भी बना लेना, ठीक है? और मेरे लिए भी बना लेना, मेरा भी आज चाय पीने का थोड़ा मन कर रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज मैं सबके लिए कुल्हड़ वाली चाय बनाऊंगी। मनीषा रसोई में जाती है और सभी के लिए कुल्हड़ वाली चाय बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते कुल्हड़ वाली चाय की खुशबू पूरे घर में महक उठती है। जिसके बाद मनीषा मिट्टी के कुल्हड़ में चाय डालती है और अपने सास ससुर और अपने पति के पास लेकर आती है। जिसके बाद वो सभी को चाय देते हुए कहती है, पेश है आपके सामने मनीषा की स्पेशल एकदम दमदार कुल्हड़ वाली चाय। मनीषा एक एक करके सभी को चाय देती है। जिसके बाद वो सभी लोग कुल्हड़ वाली चाय पीना शुरू करते हैं। सभी लोग कुल्हड़ वाली चाय पीकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद उन्हें मनीषा की चाय पीकर मजा आ जाता है। अरे वाह बहू, क्या बात है, क्या मस्त चाय बनाई हो। इस चाय ने तो सर्दी को भी एकदम भगा दिया है। हाँ जी। चाय पीने से पहले मुझे इतनी सर्दी लग रही थी कि मैं बस क्या ही बताऊं, लेकिन चाय पीते ही सर्दी तो एकदम गायब हो गई। ये सर्दी वाली स्पेशल चाय तो कमाल की है। चाय पीकर राजू, उमेश और माधुरी को बहुत मजा आता है और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी चाय पीते पीते मनीषा टीवी ऑन कर देती है। जिसके बाद टीवी में एक न्यूज आती है। आज के मुख्य समाचार, भारी ठंड की वजह से कई गरीब लोग और कई बेसहारा लोगों की मृत्यु हो गई है। इतनी ठंड बेचारे गरीब लोग सहन नहीं कर पाए और उन्होंने ठंड के चलते अपना दम तोड़ दिया। ये न्यूज देखकर मनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने परिवार से कहती है, हे भगवान, कितना बुरा हुआ उन लोगों के साथ। ठंड के चलते और पता नहीं कितने लोगों की जान जाने वाली है। तभी माधुरी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मनीषा से कहती है, ठंड को दूर करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन ठंड से छुटकारा पाना तो हमारे बस की बात है। कई अमीर लोग उन गरीब लोगों को कपड़े और स्वेटर से सहारा दे रहे हैं, लेकिन उससे भी उनकी ठंड नहीं रुक रही। क्यों ना हम लोग अपनी ये गर्मा गर्म सर्दियों की स्पेशल चाय उन गरीब लोगों में बांट दें, जिससे उनके शरीर में थोड़ी सी गर्मी बने। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। इसके चलते तो पता नहीं और कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है। बहू, क्या तुम लोगों की जान बचाने में अपना योगदान देना चाहोगी? अरे पिताजी, ये भी क्या कोई पूछने की बात है। मैं तो जरूर लोगों की जान बचाना चाहूंगी। चलिए, अब मैं लोगों के लिए चाय बना लेती हूँ, ताकि उन गरीब लोगों को अपनी सर्दियों की स्पेशल चाय पिलाकर उनकी ठंड उनके शरीर से दूर कर सकूं। मनीषा रसोई में जाती है और गर्मा गर्म चाय बनाती है। जिसके बाद वो सभी चाय को केतली में डाल लेती है और गरीब लोगों के पास जाकर उन्हें डिस्पोजल के गिलास में चाय देना शुरू करती है। जैसे जैसे लोग मनीषा के हाथ से बनी हुई गर्मा गर्म सर्दियों की स्पेशल चाय पीते हैं, उनके शरीर से ठंड धीरे धीरे भागने लगती है। जहाँ लोग ठंड के मारे सिकुड़ गए थे, वहीं अब धीरे धीरे बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर आ जाते हैं। देखिए इंडिया की
नंबर 1 सर्दियों से बचने वाली सर्दियों की स्पेशल चाय। आज इस चाय की वजह से ना जाने कितने लोगों की जान बचने वाली है। न्यूज रिपोर्टर की वजह से मनीषा बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। दूसरी तरफ वो अपनी सर्दियों की स्पेशल चाय से कई लोगों की जान भी बचा लेती है।